गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ऑर्गेनिक में ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में आप ऑर्गेनिक में दो चीज़ों को सीखेंगे। फर्स्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेम होता वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा नाम होता, उसके बारे में एक थ्योरेटिकल जानकारी, एक जानकारी सीख लें। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए आपके पास दो टॉपिक हैं, एक एक करके आप आए। फर्स्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दो प्रकार का नेम होता। एक का नाम होता ट्राइवियल नेम और नाम होता कॉमन नेम। हिंदी में भी हम इसको इसी नाम से जानते हैं, कॉमन नाम। और एक हमारा कहलाता IUPAC नेम, ये कहलाता बोलचाल में यूपिक नाम, यूपिक। तो जैसे किसी भी स्टूडेंट का दो नाम होता जनरली, एक घर का नाम होता जो लाड़ दुलार में माँ बाप रखते हैं, और एक नाम होता जिससे उसका आधार सर्टिफिकेट पूरी दुनिया के लोग उसको जानते हैं। तो घर का नाम सीमित जगह में उपयोग होता। इस नाम का उपयोग वो लोग करते हैं जो घर के बहुत करीब हैं, घर में आना जाना होता। और एक नाम ये होता जिससे वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका आधार, उसका कॉलेज सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब उसका इनकम टैक्स पैन। तो ये जितना भी डिटेल नाम हुआ, उस नाम को ही हम लोग नाम देंगे यूपिक नेम। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने एक कंपाउंड लिया C2H5OH। हर विद्यार्थी 9-10 में सुना हुआ होगा। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, याद होगा। और इसका IUPAC नेम होता इथेनॉल, ये नाम हो गया इथेनॉल। तो दोनों एक ही कंपाउंड है, ये हो गया कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम, ये हो गया यूपिक नेम। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम को ही यूपिक नेम ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो उसी नाम से इतना फेमस था, परिचित था। जैसे CH4 का कॉमन नेम भी हुआ मीथेन, CH4 का, या C2H6 ले लीजिए, इसका कॉमन नेम भी हुआ ईथेन, और इसका यूपिक नेम भी हुआ ईथेन। दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। तो ये एक थ्योरी ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, जो कॉमन नेम आपका है वो बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है। मतलब शुरुआती दिनों में जब ऑर्गेनिक में कंपाउंड की खोजें हो रही थी, उस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक सिस्टम नहीं था। तो जिन लोगों ने कंपाउंड को खोजा वो अपनी सुविधानुसार जो नाम दे गए, पूरी दुनिया उसी नाम को याद रखती थी। तो कॉमन नेम एक ओल्डेस्ट सिस्टम है। इसमें संरचना का ख्याल नहीं रखा जाता। मतलब ये पूरी तरह से जिस व्यक्ति ने खोजा, अब वो जो नाम डाल दे, जो नाम रख दे, पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर लेती थी। कुछ जानने के लिए इसमें कोई सिस्टमेटिक नहीं है। मतलब अगर अल्कोहल फैमिली है तो उसमें अगर इतने मेंबर हैं तो उनके नाम का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें जिसने खोजा वो नाम डाल दिया, वही नाम चलता है। फिर गौर करिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम है जिसका कोई पैटर्न, कोई आधार नहीं है, कोई क्रम नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक में अगर आप नेम में आइए तो याद कीजिए 4 कार्बन के आगे
पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सब नाम आपको याद होगा। पेंट मतलब 5 कार्बन, लेकिन मिथ मतलब 1 नहीं होता। इथ मतलब वो 1 नहीं है, प्रोप मतलब वो 3 नहीं है। ये सब जो वर्ड है ये उस समय में लोगों ने चयन किया, लिया, इसका कोई आधार नहीं है। तो जो ग्रीक वाला जो सिस्टम हमारा है भी, वो ग्रीक वाला सिस्टम पेंट और पेंट के आगे का है। तो लोग याद कर लेते, मिथ मने 1, इथ मने 2, प्रोप मने 3, ब्यूट मने 4। सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके आगे गिनती प्रॉपर है। मतलब पेंट, हेक्स, हेप्ट, पूरा ग्रीक सिंबल इसका, ग्रीक नेम इसका बन जाता। इसमें इंडिविजुअल नेम ऑफ न्यू कंपाउंड दिया गया। जैसे एक कंपाउंड खोजा गया तो उसका हमने नाम दे दिया, उस फैमिली में और कंपाउंड खोजा गया तो उसका नाम कोई और अलग नाम देगा। तो ये इस कॉमन नेम वाले सिस्टम में दिक्कत होती थी। कॉमन नाम ज़्यादातर जो लिया गया उस जमाने में, जो लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती थी, उसमें लैटिन नाम का दबदबा था, दक्षिण अमेरिका महादेश की भाषा, और ग्रीक नेम का भी दबदबा था। तो इसलिए उस समय में लैटिन और ग्रीक का उपयोग कॉमन नेम में ज़्यादा होता था। लैटिन नेम ज़्यादातर सोर्स से लिए गए थे, जैसे विनेगर, सिरका, तो विनेगर का लैटिन नेम होता है एसिटम, इसलिए नाम लिया गया था एसिटिक एसिड। थोड़ी कहानी नुमा है, आप समझ लें। CH3COOH कंपाउंड पाया गया था विनेगर में, सिरका में पाया गया था। विनेगर का लैटिन नेम होता एसिटम, और उसी से इस कंपाउंड का नाम बन गया था एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट आ जाइए, बहुत सारा इसका हिस्ट्री है। जैसे एक कंपाउंड HCOOH, पहली बार इस कंपाउंड को लाल चींटी में पाया गया, और लाल चींटी का लैटिन नेम होता फॉर्मिकस, इसलिए फॉर्मिकस से इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, जो बच्चे 10 में पढ़े होंगे। तो इस तरह से जो लैटिन नेम है वो हमारा सोर्स पर ज़्यादातर आधारित है, सोर्स से वो निकला गया नाम है। और जो ग्रीक नेम है वो उसके कुछ इंडिविजुअल गुण, जैसे ग्लूकोज, लैटिन में वो स्वीट, मीठा होता, इसलिए ग्लूकोज, वो कुछ स्ट्रक्चर पर भी आधारित, जैसे 5 कार्बन दिखे तो दुनिया का कोई भी फैमिली हो, पेंट वर्ड उसके लिए यूज किया गया। तो ग्रीक अभी भी नॉमेनक्लेचर में भी ग्रीक नंबरिंग ही यूज किया जाता यूपेक नेम पूरी सिस्टम में। अब यूपेक नेम क्या होता है, ये बहुत सिंपल और बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है। मतलब अल्केन एक बार आप कर दिए तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डेकेन, माने एकदम धड़धड़ा कर आप सब का कर लेंगे। फार्मूला CnH2n+2 बैठाएंगे और वर्ड रूट में ANE जोड़ते जाएंगे। मिथ प्लस एन, इथ प्लस एन, प्रोप प्लस एन, डिक प्लस एन, एकदम सिस्टमेटिक है। तो बहुत सिस्टमेटिक, पूरी दुनिया में कॉमन नेम बहुत गिनती का है, सीमित है, और यूपेक नेम तो बहुत फेमस है। ये स्ट्रक्चर पर बहुत जोर देता है। मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल बॉन्ड है ANE लगाइए, डबल है कार्बन कार्बन में ENE लगाइए, कार्बन कार्बन में ट्रिपल है YNE लगाइए। स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है, OH का कोई भी मेंबर होगा तो उसमें OL 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 लगाते जाइए, मिथेनॉल, इथेनॉल, ऐसे करके नाम लगाते जाइए। तो इसमें स्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। और कुछ बहुत बड़े बड़े कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत बड़े बड़े आपको कंपाउंड मिलेंगे, उनका कॉमन नेम नहीं बन सकता, इतना पेचीदा है। लेकिन यूपेक नेम उसका, वैज्ञानिक लोग ऐसा नियम कानून दिए हैं, उसका यूपेक नेम आराम से बन जाता।
इसमें जो समजातीय श्रेणी होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब याद होगा, अल्कीन लिया CnH2n+2, अल्कीन लिया CnH2n, याद होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटवनीन, ब्यूटुइन, ये सारा नाम आपको बताते जाते। तो ये बहुत जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उनका नाम यूपेक बहुत क्रमबद्ध बनता है इस सिस्टम में। अब अगर कोई कंपाउंड का नाम हम बोल देते हैं, हमने मीथेनॉल बोल दिया, तो आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, मिथेनॉल से एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही बनेगा। और अगर हमने किसी कंपाउंड का नेम दे दिया, जैसे इथेनॉल दे दिया, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला बना दिए, उसका स्ट्रक्चर बना दिए, तो उससे एक ही नाम होगा, यूपेक नेम एक होगा। तो फॉर्मूला से वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से वन टाइप ऑफ नेम, कभी भी धोखा नहीं होगा। ये खासियत यूपेक नेम की होती है। तो आज का जो ये नाम वाला सिस्टम बताए, ये जानकारी के लिए है। यहाँ से आप ये ध्यान रखें, जो 11 के 12 के बच्चों को कॉमन नेम और यूपेक नेम दोनों याद रखना होता, दोनों का महत्व सिलेबस में है। अब आइए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, बहुत तरीका है जिससे आप कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लुईस ने किसी भी कंपाउंड के लिए फार्मूला में उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट से दिखाने का इंतजाम किया, जिसमें सारे साझेदारी या बंधन को इलेक्ट्रॉन के डॉट द्वारा दिखाते हैं। डैश फार्मूला, अब जो बॉन्ड बना है, जैसे मान लेते हैं, आप ये समझ लीजिए ये हो गया ए के इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये हो गया बी के इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से साझेदारी करके बॉन्ड बनाया, बंधन बनाया। इसको हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और जब हम इसके बॉन्ड को एक सीधा लाइन से दिखा दें, तो इसको बोलेंगे डैश फार्मूला, एक लाइन द्वारा दिखा देते। और जब हम इसको इकट्ठा कर दें, तो इसको नाम देंगे, ये कहलाएगा कॉन्डेंस्ड फार्मूला, संघनन सूत्र। मतलब उसके जितने भी डैश 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 करके बॉन्ड हैं, उनको इकट्ठा कर दीजिए, उसी को हम नाम देते डैश फार्मूला। जरा एग्जाम्पल एक बार और ऐसे क्लियर कर लीजिए। हमने एक कंपाउंड लिया, इथाइल अल्कोहल, हमने एक कंपाउंड लिया C2H5OH, ध्यान से देखिएगा, C2H5OH, ये हो गए कार्बन 1 2 3 4। फिर एक और कार्बन 1 2 3 4, ये हो गए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर बने, इनको नाम देंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। और आप चेक भी कर लें, इस कार्बन का ऑक्टेट अष्टक पूरा 2 4 6 8, इस कार्बन का भी मिला ले 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का भी मिला लें 2 4 6 8, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, पूरा मिला लें, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, सब स्टेबल है। अब इनकी पूरी बॉन्डिंग को जब लाइन द्वारा दिखा देंगे,
ध्यान दीजिएगा, ये कहलाएगा डैश फार्मूला। इनको इकट्ठा कर लीजिए। संघनन मतलब होता है कभी भी वाटर वेपर को आप ठंडा कीजिए, उसके मॉलिक्यूल जुड़कर लिक्विड में बदल जाते, उसको कंडेंसेशन कहते। तो यहाँ इसको समेटना है, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको भी समेट सकते, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको पूरा और समेट भी सकते, CH3 CH2OH, ऐसे समेट भी सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता, इसको नाम देते कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, ये कहलाता संघनन सूत्र। थ्योरी ध्यान देते जाइएगा कैसे बनाते जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता, वेरी वेरी इजी, गौर करिएगा, खाली आइडिया ले लीजिए, क्योंकि आज जो है आइडिया लेना है, आज का क्लास जो है वो यूज होगा, आज के टॉपिक्स जानकारी के लिए, मार्क्स के लिए नहीं है। जैसे अभी तुरंत आपने बनाया C2H5OH, ध्यान देंगे, अगर उसके सारे कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करना है, टोटल एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करना है, कम निगेटिव वाले को पहले लिखना, ऑर्गेनिक में कार्बन को पहले लिखना चाहिए, और उसके बाद निगेटिव के बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए। मतलब इसमें 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1। तो जब सारे एलिमेंट को एक जगह आप इकट्ठा कर देंगे तो इसको नाम देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको नाम देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखिएगा। और फिर बॉन्ड लाइन में क्या होता, तो गौर करिए, कार्बन 1 2, कार्बन 1 और 2, और यहाँ क्या आ गया OH, पूरा OH को एक जगह लिख दीजिए। अब ये जो बना इसको नाम देंगे बॉन्ड लाइन, क्यों, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा। और ऑर्गेनिक की ये खासियत होती है, ऑर्गेनिक की ये खासियत होती है, जो बॉन्ड लाइन बनाइएगा उसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमें ये कंपाउंड वापस मिल जाना चाहिए। तो आइए जरा चेक कर लें। ये एक छोर कार्बन, ये एज कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह H डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि फैमिली हाइड्रोकार्बन, और पूरे की काउंटिंग करके आप मिला लीजिए, पूरे का मिला लीजिए, तो आप पाएंगे C2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन हो। ये हो गया आपका पूरा काम करने का तरीका। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा, जो कैसे हम काम करते, कैसे निकालते हैं। तो ये कहलाएगा बॉन्ड लाइन। उम्मीद है बॉन्ड लाइन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद आप कॉन्डेंस्ड फार्मूला, डैश फार्मूला, लुईस डॉट फार्मूला, इसका आइडिया लगा होगा। और एक एग्जाम्पल देते हैं, पहले जरा नीचे का एक एग्जाम्पल आप समझें। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया मीथेन, CH4 का नाम हो गया मीथेन। आप एक एग्जाम्पल खाली समझ लें, जैसे ये हो गया C, दिस इज योर H, H, H और H। फिर से एक बार जरा चेक कर लें। ये एग्जाम्पल हो गए मीथेन के। जरा ध्यान दीजिएगा, मीथेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। मीथेन का जरा एक एग्जाम्पल आप ध्यान दें। मीथेन जो हम लिखकर बनाते हैं, मीथेन, ध्यान दीजिएगा एक कृपया।
ये फॉर्मूला हुआ CH4। बोर्ड एक 2 डायमेंशनल जगह है, इसमें हम मीथेन को ऐसे लिख देते CH4। सब लोग 9-10 में जानते हैं, लेकिन हकीकत में जो मीथेन की का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर मीथेन का इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये चारों बॉन्ड को आप एक प्लेन पर नहीं डाल सकते। ये 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर आपको बनाता है। इसलिए कई बुक में आप देखेंगे मीथेन ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है। वो इस चित्र को बनाने की कोशिश की जाती है, जो भाई इस प्रकार से मीथेन हमारा बना। स्कूल में तो ऐसे पढ़ाए जाते, लेकिन ये मीथेन की संरचना होती है। ये एक 3 डायमेंशनल है, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर। ये वेज फार्मूला भी कहलाता है। इसकी उपयोगिता ऑर्गेनिक में कहीं कहीं पर होती है, तो ये जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मीथेन मॉलिक्यूल को या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक कार्बन को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक कार्बन को जब आप प्लेन पर डालेंगे, एक प्लेन पर डालेंगे, मतलब आप एक पेपर लेकर समझ लीजिए हम उसको एक प्लेन पर डाल रहे हैं, ऐसे करके हम डाल रहे हैं, प्लेन पर ऐसे करके डाल रहे हैं, तो कार्बन प्लेन पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन भी प्लेन पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन भी प्लेन पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा प्लेन पर। लेकिन ये एक हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर आएगा और ये एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाएगा। फिर से एक बार, कार्बन और कहीं से भी ले सकते, हम ऐसे भी ले लें, तो गौर करिएगा हमने इसको प्लेन पर डाल दिया, तो आप देख सकते हैं एक प्लेन के ऊपर आ गया और एक प्लेन के नीचे चला गया और ये प्लेन पर ही रह गया। इसकी उपयोगिता आइसोमेरिज्म में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में होती है। तो जरा इसको सीखें, ये क्या बोलता है, जरा इसको हम लोग सीखते हैं। वेज फार्मूला क्या होता, उसमें हमने कोई भी बॉन्ड अगर प्लेन पर है, कोई भी बॉन्ड अगर प्लेन पर है तो हम एक लाइन बना देते, ऐसे लाइन बना देते, पतला लाइन बना लीजिए, एक लाइन बना देते। कोई बॉन्ड अगर प्लेन के ऊपर है, एबव प्लेन, अगर कोई भी बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग सॉलिड वेज बनाते हैं। सॉलिड वेज मतलब इस प्रकार से बना होता। ये हो गया सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं। ये भी एक बॉन्ड ही है, डरिएगा नहीं, ये भी एक बॉन्ड है। और ये बताता है जो महाशय, ये बॉन्ड आपका प्लेन के ऊपर है। तो बहुत बच्चे का होता है, सर प्लेन के ऊपर हो या नीचे हो या प्लेन पर है तो हाइड्रोजन, ये सही बात है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में जाएंगे, मैकेनिज्म में जाएंगे, तो महाशय आपको 2D पर ही 3D चित्र बनाना पड़ेगा और तब दिखाना होगा जो हाँ ये अटैक कर रहा, ये जुड़ रहा, ये टूट रहा, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। अब आइए, अगर बिलो द प्लेन हो, बिलो द प्लेन कहने का मतलब कोई बंधन ऐसा हो जो आपको लगे वो प्लेन के अंदर चला गया, ये तल के अंदर चला गया। ये सीखने वाले, आज का क्लास सीखना है। प्लेन के अंदर चला गया,
अंदर की तरफ है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते ब्रोकन वेज, टूटा हुआ पट्टी हम लोग लगाते हैं। मतलब वो इस तरह का होता, इस तरह का टूटा हुआ पट्टी हम लोग लगाते हैं। तो ये बॉन्ड ही है, प्रेजेंट करने का नया तरीका है। विद्यार्थी आज से पहले इसको नहीं जानते थे, तो डरिए नहीं, खाली सीखना है। तो यहां से आपको, लेकिन ये याद रखिएगा, ये पूरा काम हम लोग 1 कार्बन एटम के इर्द गिर्द करते हैं। अभी इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब इस आधार पर मीथेन कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मीथेन को लिखने का ये तरीका जरा गौर करें। ये हुआ CH4, हमने लिख दिया C, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H लिख दिया, एक प्लेन पे बना दिया। हकीकत में कैसे है वो गौर करिएगा। ये C, ये H, ये H, ये हुआ प्लेन, मतलब ये प्लेन पर, ये हुआ H प्लेन पर, ये हुआ H और H प्लेन पर। गौर करिएगा, एक प्लेन से निकला हुआ है और एक प्लेन के अंदर धंसा हुआ है। उम्मीद है देख पा रहे होंगे। तो जो निकला हुआ है उसके लिए हमने ये बना दिया सॉलिड वेज, हाइड्रोजन डाल दिया। खाली सीखिएगा, ये सब केमिस्ट्री में आगे बढ़ने पर बच्चों को जानना चाहिए। 11 में सीख गए तो आगे बड़ा मजा आएगा। और जो एक हाइड्रोजन जो अंदर घुस गया यहां पर, उसके लिए हम लोग तो कोई इस तरह से दे दे, बताओ इसका नाम क्या है, तो बच्चा डर जाता है, पता नहीं, तो हम देखे ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, एकदम घबराइएगा नहीं। ये CH4 मीथेन ही है। 3 डायमेंशनल लिखने के इस तरीका को हम लोग वेज फार्मूला कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास जितने तरह के फार्मूला का सामना आपका 11 और 12 में होगा, उतनी बातें हम आपको बता चुके। आगे आइए। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप लेते हैं, उस आधार पर आप अगर काम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण से स्टार्ट करते हैं ताकि आप सीख सकें। दिस इज द लास्ट पार्ट। हमने एक कंपाउंड लिया, इथाइल अल्कोहल। सब फॉर्मूला को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हम आपको पढ़ा चुके, पिछले एग्जाम्पल में हम आपको दे चुके लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी को नाम देते लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट बना बना के काम किया जाता। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, इसका ऑक्टेट पूरा, इसके पास 2, इसके पास ऑक्टेट पूरा, और इसके पास, ये सब 9-10 में आप पढ़े होंगे, सबका ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। इसी को जब लाइन बना देते तो ये कहलाता डैश फार्मूला, मतलब CH H H H H और OH, ये कहलाया डैश फार्मूला। कॉन्डेंस्ड फार्मूला इकट्ठा करिए, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, CH3 CH2 OH, ये कहलाया कॉन्डेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा खानदान इकट्ठा कर दीजिए। बॉन्ड लाइन पढ़ा चुके थे पिछला। अब वेज फार्मूला, तो वेज फार्मूला कैसे लेते गौर करिएगा। डैश फार्मूला से वेज में हमें बहुत मदद मिलती, जरा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बताएं, ये पहली बार बता रहे। इसमें एक ही कार्बन एटम और वो जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उठा लीजिए।
इस पूरे खानदान को समेट लीजिए, पूरे को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो गौर करिए, ये हुआ C, ये हुआ C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया CS3, ये हो गया CS3, H प्लेन से ऊपर, प्लेन से ऊपर ये हो गया H, सॉलिड वेज नाम देंगे। और ये जो OH ये अंदर चला गया, तो ये एक कार्बन को सेंटर मानकर किया जाता है, जिस पर फंक्शनल ग्रुप होते हम उसी को प्राथमिकता देते हैं। तो उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। जैसे एक को लिए कार्बन एक ही होना चाहिए वेज में, बाकी जितना होगा उसको इकट्ठा करके एक जगह लिख दीजिएगा। उम्मीद है वेज फार्मूला के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको लगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर, अब तो हर चैप्टर के में ये सारी बातें आती जाएंगी, खाली टाइप हम आपको बता दिए कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर 3 रिवीजन कर लेंगे। आज के टॉपिक से क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, ये जानकारी का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।